आई एम डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्क हर्निएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्क हर्निएशन क्या है, डिस्क हर्निएशन की वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को डिस्क हर्निएशन के बाद डेवलप होंगे कि वो उनसे बचें, प्रिकॉशंस क्या होंगी और उसके क्या हल। आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिस्क हर्निएशन क्या है। डिस्क हर्निएशन बेसिकली हमारी जो वर्टेब्रास हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, उसके दरमियान में एक झिल्ली सी होती है, जेल सी होती है। अगर वो जेल कहीं से रप्चर हो जाए तो हमारी डिस्क थोड़ी सी बाहर आ जाती है, और जब वो बाहर आती है तो वो चांस पे है कि वो हमारी नर्व्स को, जो कि नर्व्स हमारी वर्टेब्रास के साथ स्पाइन से निकल रही हैं, उसको कंप्रेस करे। अब जिन लोगों की नर्व कंप्रेशन आ जाती है डिस्क हर्निएशन की वजह से, उनको तो बड़े डिफरेंट से सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमारे पास मरीज आके प्रेजेंट करते हैं कि हमारी टांगें सुन्न हो रही हैं, हमारी टांगों में बहुत शदीद दर्द है, हमारी टांगें कमज़ोर हो गई हैं। इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। लेकिन हर डिस्क हर्निएशन जो है वो नर्व को नहीं दबा रही होती, क्योंकि कई दफ़ा वो एक ऐसे पाथवे में खराबी पैदा कर रही होती है कि पेशेंट जो है उसको सिर्फ कमर में लोकल पेन होती है, या मसल्स की वजह से, या और मसल की तरह के स्ट्रक्चर्स की वजह से, या जॉइंट स्टिफनेस की वजह से, या कब्ज की वजह से कमर में पेन आ रहा होता है। या ऐसे लोग जिनको जो पेल्विस का एरिया है, जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकता है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारी वर्टेब्रास हैं, ये रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसके अंदर हमें एक जेली सी पड़ी हुई है जिसे हम डिस्क कहते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट को किसी भी लेवल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ एक डिस्क है जो कि खराब हुई, और उसने ये जो येलो कलर की आपके सामने स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये किसी लेवल पे जाके डिस्क ने दबा दिए। और जैसे ही ये दबाता है, डिस्क नर्व को दबाती है, तो टांगों में एक खास सिम्टम्स जाते हैं पेशेंट। यहाँ जो वर्थ मेंशनिंग चीज है कि पेशेंट को जब डिस्क का इशू आता है और नर्व के सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट को पेन आदत होती है। फॉर एग्जांपल इस पैटर्न में वो नीचे तक जाती है, पाँव तक। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको सून की फीलिंग्स आती हैं। वो किस किस जगह पे आ सकती हैं, वो जो आपकी थाई है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय थाई, तो इसमें या फ्रंट पे सुन आ रहा है, या नी के लेवल पे सुन आ रहा है, या टांग की बाहर वाली साइड पे सुन आ रहा है, टांग के अंदर वाली साइड पे आ रहा है, या फुट के नीचे आ रहा है। सो देयर आर डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट पैटर्न कि सुन आ किधर रहा है पेशेंट को। तीसरी बात ये जो आपसे शेयर करनी है कि हर बैक एक जो है, जो अगर डिस्क बाहर निकली भी है, लाजमी नहीं है कि वो नर्व को ही दबा रही हो। बहुत सारी और चीजें हैं जो कि खराब हो सकती हैं। जैसे यहाँ एक जोड़ पड़ा हुआ है जिसे हम मेडिकल में कहते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट, और पेशेंट को इसमें दर्द आती कैसे है? पेशेंट आगे झुका तब दर्द आ गई, पेशेंट बैठ के उठने लगा तब दर्द आ गई पेशेंट को, अदरवाइज पेशेंट को दर्द नहीं है। पेशेंट ने लेट के टांग उठाई तो दर्द आ गई पेशेंट को। दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो कि बताता है कि पेशेंट को जॉइंट का इशू है, पेशेंट को नर्व का इशू नहीं है। और वो जब टांग उठाए पेशेंट या एकदम से पोजीशन चेंज करे और तब पेन आए, तो इसका मतलब है उस जॉइंट का इशू है। और उसमें भी ऐसे ही होता है, करंट की तरह दर्द पाँव तक जाती है। और एक मसल है जो कि आपको रेड सा मसल नजर आ रहा है, जिसे हम जिसके नीचे जो है कुछ अटैचमेंट्स इस तरह की हैं कि नर्व उसके पास से गुजर रही होती है, उसके थ्रू गुजर रही होती है। अगर उस जगह पे मसल कहीं खराबी पैदा कर रहा है, या जोड़ अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, वहां भी ये नर्व दब सकती है और वो टांगों में सिम्टम्स दे सकती है। सो हमने देखना होता है कि क्या राइट प्रॉब्लम इज द डिस्क, क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक हर पेशेंट डिस्क इशू का नहीं होता। बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करना होता है। हमारे पास जब भी डिस्क हर्निएशन का पेशेंट आता है तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट अप्रोचेज यूज़ करते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी के एडवांस ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं। हम उसके लिए करते ये हैं कि हम कुछ मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। उन मशीनरीज को पेशेंट के ऊपर लगाते हैं, जिसमें कुछ ट्रैक्शंस हैं, जिसमें पेशेंट को अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, करंट्स लगाए जाते हैं, आइसिंग या हीटिंग की ज़रूरत है वो की जाती है, शॉक वेव्स की ज़रूरत है, शॉक वेव्स लगाई जाती है। डिपेंड करता है पेशेंट की नीड क्या है। डॉक्टर डिज़ाइन करता है, उसको असेस करता है, पेशेंट से डिस्कस करता है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अब जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच है, इसमें स्पेसिफिकली हमारा मकसद पहले होता है कि बेस्ट डायग्नोसिस किया जाए, जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, जिसमें पेशेंट को हम देखते हैं कि असेसमेंट कर लें कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम खुद से बड़ी डिटेल में असेसमेंट करने के बाद फिर पेशेंट को एक ट्रीटमेंट अप्रोच होती है जिसमें हम हाथ से एक एक स्ट्रक्चर को अलग से ट्रीट करना, जिसे हम मैनुअल थेरेपी कहते हैं,
मैनुअल थेरेपी से हम एक एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कमर के अंदर, एक एक वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रीट कर देते हैं। कहीं मस्कुलर इश्यूज हैं तो मस्कुलर इश्यूज को सॉल्व किया जाता है फिजियोथेरेपी में। इसके अलावा पेशेंट जब इन तमाम प्रॉब्लम से निकल जाता है तो फिर हम एक्सरसाइजेस पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी डिफरेंट फेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन है। हम पेशेंट को पहले बेड बाउंड एक्सरसाइजेज, बेड बाउंड ट्रीटमेंट से शिफ्ट करते हैं टू द रिहैबिलिटेशन एरिया। अगर हम बात करें किसी और ट्रीटमेंट अप्रोच की तो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, फिजियोथेरेपी में यूज़ होती हैं। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है इसमें करते ये हैं कि हम एडजस्टमेंट्स करते हैं पेशेंट की। जैसी एडजस्टमेंट करते हैं बॉडी की तो उससे बॉडी जो है वो अलाइनमेंट हो जाती है बॉडी की। और उसका तरीकाकार ये होता है कि हम पेशेंट की पहले सारी असेसमेंट करने के बाद ये देखते हैं कि कोई चीज़ पेशेंट को नुकसानदेह तो नहीं है। कायरोप्रैक्टिक सेशन जो है वो नॉर्मली एक चाहिए होता है, फिजियोथेरेपी में ज़्यादा सेशन लग सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नॉर्मली एक सेशन में हो जाती है। एक और ट्रीटमेंट अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं वो है वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, जिसमें हम कहीं बॉडी में पेन है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं बने हुए, टेंडर पॉइंट्स तो नहीं है, उनमें हम नीडल्स लगाते हैं, एक्यूपंक्चर नीडल्स लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट की पेन कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है। एक्यूपंक्चर की एक और एडवांस अप्रोच है जिसे हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं। हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, नीडल्स के ऊपर करंट्स लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट जो रिकवरी में आ जाते हैं जल्दी। ऑस्टियोपैथी इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट अप्रोचेज। ऑस्टियोपैथी में हम ये करते हैं कि पेशेंट जो है उसको हम बॉडी के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, उसके बाद बॉडी के स्ट्रक्चर को इस तरह से होल्ड करते हैं और ट्रीट करते हैं कि बॉडी अपने आप को खुद से हील करना शुरू कर दे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट अप्रोच। और इसमें भी पेशेंट जो है ट्रीटमेंट जब करवाता है तो एक सेशन ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका होता है और पेशेंट की बॉडी सेल्फ हीलिंग में जाती है और फिर ठीक होती रहती है। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो कि हम अपने इस क्लिनिक में करते हैं डिस्क हर्निएशन के लिए, या आपके बाकी स्ट्रक्चर्स अगर डिस्क हर्निएशन नहीं है या डिस्क हर्निएशन की वजह से कोई और चीज़ ख़राब हो रही है, क्या हम सही तरीके से जो है उसको असेस कर लें और उसके बाद ट्रीटमेंट डिज़ाइन करें पेशेंट का, तो उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है और पेशेंट जल्दी आउटकम्स के साथ रिकवर कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप अपने पॉस्चर को सबसे पहले बेहतर करें। पॉस्चर कैसे बेहतर होगा? सिंपल, आप अपनी चेस्ट का जो पोर्शन है उसको आगे की तरफ लेके जाइए, आपकी बैक सीधी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, दैट इज़ द सेफ वन, उसको यूज़ कीजिए। सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी आपने कोई वज़न उठाना है, ज़मीन से उठाना है या कोई भी आप किसी पोजीशन से, कुर्सी से बैठ के हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, शूज़ अपने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी बैक एक ऐसे एंगल पे टाइट ना हो जाए जिसमें आपकी लेग स्ट्रेट हो, यानी कि आपकी लेग स्ट्रेट हो और उसके बाद आप झुक रहे हो। जब आप इस पोजीशन में जाकर बॉडी को पुल करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली हमारी जो स्पाइन है उसमें स्पेस इंक्रीज करता है और एकदम से इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी डिस्क हर्निएशन हो सकती है।